गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अस्थमा का जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें समझेंगे कि जो इन्हलेशनल थेरेपी है, जो अलग अलग टाइप ऑफ डिवाइसेस आते हैं जिससे हम जो इन्हलेशनल मेडिसिन है उसको ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जैसे ये रोटाहेलर है, इसमें हम ड्राई पाउडर इनहेल करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एमडीआईज होते हैं। तो हर एक का क्या यूज़ है, कौन से कंडीशन में इनको प्रेफर करना चाहिए, स्पेसर क्या है, स्पेसर यूज़ करने के फ़ायदे क्या है, इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करने का, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रोटाहेलर। अब ये रोटाहेलर हो गया या फिर ये दूसरे टाइप का सिप्ला का जो है वो हो गया, ये अलग अलग टाइप के पाउडर्ड इनहेलर है। पाउडर्ड इनहेलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो पाउडर के रूप में होती है होता है। अभी इसमें दो कलर है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो इसके अंदर में पाउडर है ना। और ये पाउडर को पेशेंट को इनहेल करना होता है। ये इनहेल करने के लिए, खाने के लिए नहीं है। इसके ऊपर लिखा भी होता है, जैसे अगर आप ये बॉटल देखोगे तो इसके ऊपर लिखा भी होता है कि नॉट फॉर swallowing, दिस इज फॉर इनहेलेशन। तो ये स्पेसिफिकली ड्राई पाउडर इनहेलर है। इसका क्या फ़ायदा है? सस्ता है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और बहुत से लोग इसके साथ में कभी भी कैरी कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉकेट आता है जिसके अंदर आप इसको डाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करना है, जैसे ये माउथ पीस है, ये मुंह से इसमें यहाँ से इनहेल करना है। दूसरा, यहाँ पे आपको ये कैप्सूल डालना है। अब कैप्सूल डालते वक्त जो ये पाउडर्ड वाला हिस्सा है इसको आपको नीचे की तरफ डालना है, इस तरीके से। तो ये यहाँ लेवल तक के आपको इसको दबाना है। इसके बाद में आपको ये नीचे के पोर्शन को घुमाना है। अब जब ये नीचे का पोर्शन आप घुमाते हो तो ये कैप्सूल इसके अंदर टूट जाता है। अब टूटने के बाद ये जो पाउडर है इसके अंदर आ जाता है, और जब आप यहाँ से इसको इनहेल करते हो तो ये जो पाउडर है वो पूरा चेस्ट में जाके जहाँ पे इसका एक्शन होना चाहिए वहाँ पे पहुँच जाता है। अब इसको इनहेल करने का तरीका है। इसको इनहेल करने के लिए जैसा हमने देखा कि आप जब इनहेल करोगे तो हम चाहेंगे कि वो दांत पे ना चिपके, टंग पे ना चिपके, सीधा मैक्सिमम पोर्शन जो है वो फेफड़े में जाए। तो इसको इनहेल करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्सेल करना पड़ेगा ताकि लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाए। और उसके बाद इसको जो माउथ पीस है इसको दांतों के बीच में पकड़ना है, होठों से आजू बाजू में सील करना है और फिर डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ करने से क्या होगा, जो भी पाउडर अंदर में है वो पूरा सीने में चला जाएगा। उसके बाद आपको 10 सेकंड तक के काउंट करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है ताकि वो पाउडर अंदर ही रहे और लंग्स पे एक्शन करना शुरू कर दे। और 10 सेकंड के बाद में आपको एक्सेल करना है। एक्सेल करते वक्त प्रिफरेबली नाक से करना है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ये स्टीरॉयड है, ये स्टीरॉयड आपने जो लिया है वो नाक से जब आएगा तो थोड़ा बहुत वो नोज़ में भी डिपॉजिट होगा, जिसके कारण से अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये इस प्रकार से देते हैं। उसको एक साथ करके देखते हैं, क्योंकि मैं ड्रग नहीं लेना चाहता इसलिए मैं खाली इस पर करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा इसमें बहुत ज़्यादा विगरस पावर लगता है। तो ऑलरेडी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है तो इसको करना मुश्किल होता है। अब ये जो इसका फ़ायदा क्या है, जैसा मैंने बताया कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा, ये कैप्सूल आसानी से कहीं पे भी मिल जाते हैं, कैरी करना आसान है। छोटी सी डिब्बी में आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तीसरा, जो हम ये एमडीआईज देखते हैं इसके अंदर कुछ गैसेस होते हैं जो कभी कभी एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसमें एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्लीन कैसे करना है, हफ्ते में एक बार इसको अच्छे से खोल के यहाँ से ये नीचे से निकल जाता है। ये जो यहाँ पे अपने कैप्सूल फंसाए थे, ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने कैप्सूल फंसाए थे, इसको निकाल सकते हैं आप यहाँ से। और आप देख भी सकते हैं, अगर आपने इनहेल किया और आपने देखा कि अंदर में मेडिसिन बचा है
तो मेडिसिन बचा है तो आप फिर से उसको इनहेल कर सकते हैं ताकि पूरा डोज अंदर चला जाए। अब इसको इस तरीके से निकाल के आप फेंक सकते हैं। इसको भी जैसे ऊपर से अगर किसी चीज़ से दबाएंगे या फिर नेक्स्ट मेडिसिन जब आप डालेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये निकल के नीचे में जमा हो जाएगा और इसको आप फिर बाद में क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने के लिए आप बहते हुए पानी में इसको अच्छे से धो देना है, फिर ऐसे ऐसे झटक के उसको बर्तन के जैसे उल्टा करके रखना है। इसको कपड़े से या किसी चीज़ से क्लीन करना नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब इसी के अलग अलग वर्जन है। इसमें हमने क्या देखा था कि जब इसको रोटेट किया था तो यहाँ पे एक एडिशनल रिज है ना, तो ये रिज उसको रोटेट करते वक्त कैप्सूल को तोड़ देती। बस इसी को कैप्सूल को तोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। ये जो डिवाइस है सिप्ला का, इसको रिवोलाइजर कहा गया है। तो ये इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 एरो दिखते हैं। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये 2 एरो एक दूसरे को टच करने चाहिए, है ना। तो मतलब आप इसके अंदर फिर आप कैप्सूल डाल सकते हो। अब इसके अंदर जो आप कैप्सूल डालते हो उसको तोड़ने का तरीका इसका अलग है, बाकी फंक्शन वो सेम ही कर रहा है। पाउडर पोर्शन आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डालने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक तरह का नीडल अंदर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरह का नीडल, जैसे ही आप इसको बंद करते हो एक नीडल अंदर आ जाता है। तो जैसे ही इसको कैप्सूल डाल के आप इसको इस तरीके से बंद करोगे तो एक नीडल ने इसके अंदर एक छेद बना दिया और फिर इसको जब आप इनहेल करोगे तो ये कैप्सूल के अंदर का जो पाउडर है वो पूरा चेस्ट के अंदर जाएगा। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम रहेगा। वो जो कैप्सूल है उसके अंदर के पाउडर बाहर निकालने का तरीका अलग अलग है। इसके बाद में और एक आता है लूपी हेलर करके। अब ये लूपी हेलर लूपिन का है, उसमें 2 तरफ से आपको एक साथ दबाना पड़ता है जिससे क्लिक करके आवाज़ आती है और उसके बाद वो कैप्सूल के अंदर का पाउडर आ जाता है। प्रिंसिपल सेम है। तो किसी भी टाइप का अगर ये है तो इसको सबको हम बोलेंगे कि ड्राई पाउडर इनहेलर है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई पाउडर को इनहेल करने में हेल्प करता है। तो ये एमडीआई है। एमडीआई मीन्स मीटर डोज इनहेलर, मतलब इसके एक पंप में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेडिसिन जाएगा। तो ये फिक्स है। अभी किसी किसी में इन्होंने ये इस तरीका कैलिब्रेटिंग डिवाइस भी दिया है। जैसे इसमें अभी 120 पंप लिखे हुए हैं तो 120 मीटर डोज मिलेगा। अभी ये प्लेसिबो का है। प्लेसिबो मतलब इसको मैं ले सकता हूँ, इसमें कोई ड्रग नहीं है, लेकिन इसमें 120 मेजर्स दिए हुए हैं। मतलब 120 के बाद में यहाँ पे 0 आ जाएगा, पेशेंट को समझ में आ जाता है अरे यार ये तो काम का नहीं है, अभी ये खत्म हो गया, नया लेना पड़ेगा करके। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट लिए जा रहा है, उसमें थोड़ा सा आवाज़ आता है तो उसको लगता है इसके अंदर मेडिसिन है। तो बहुत बार जब ये मीटर डोज अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। इसको पानी में डाल के देख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से पूरा डूब गया इतना तो मतलब इसके अंदर मेडिसिन है। अगर ये ऐसा हो गया, फ्लोट हो गया, तो समझ लेना ये खत्म हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत बार पेशेंट को लगता है वो मेडिसिन ले रहा है, डॉक्टर को लगता है कि ये मेडिसिन ले रहा है, फिर भी इंप्रूव नहीं हो रहा, वो स्टेप अप करते जाता है, लेकिन इसके अंदर मेडिसिन ही नहीं रहता। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर मेडिसिन रहेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। फिर इसको आप इस तरीके से फिट कर सकते हैं। अब इसको भी लेने का तरीका कैसा है? ये माउथ पीस है, इसको सेम तरीके से दांतों के बीच में पकड़ना है और होठों से सील बनाना है और इसको दबाना है। अब इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है, जब आप इसको दबा रहे हैं उसी टाइम पे इनहेल करना ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन लगता, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन लगता। अगर तो देखते हैं ये कैसे करना है। इसको पहले हिलाएं, आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले इसको दबाना है और जब आप दबा रहे हैं तभी आपको इनहेल भी करना है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन लगता है, बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता। आपने देखा होगा मुझसे भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं हुआ। तो बहुत बार लोग इसको यूज़ करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और बहुत बार जो मेडिसिन है वो टंग में डिपॉजिट हो जाता है या फिर मुंह के अंदर ही रह जाता है और वो जो इस तरीके से लंग्स तक जाना चाहिए वो नहीं जाता। इसका बेनिफिट क्या है? इसका जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा है, इसके कारण से ये अच्छे से डिपॉजिट होता है। दूसरा,
हर बार आपको ये साथ में कैरी करना आसान है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मीटर डोज है, आप इसके अंदर में आंकड़े देख सकते हैं। हर बार कोई भी इनहेलेशनल थेरेपी कर रहे हैं आप, जैसे आपने रोटा कैप भी यूज़ किया तो उसके बाद में आपको गार्गल करना है। गार्गल क्यों करना है? क्योंकि जो मेडिसिन है वो अगर स्टीरॉयड है तो वो टंग पे डिपॉजिट हो जाएगा। अगर टंग में डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पे फिर ओरल कैंडिडियासिस होने के चांसेस रहते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोगों को ये करना मुश्किल रहता है, कुछ लोगों के लिए इनहेल करना, कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। खास करके अगर पेशेंट थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है तो उसके लिए ये चीज़ें करना और मुश्किल हो जाती है। इसलिए फिर ये स्पेसर उन्होंने डिज़ाइन किया। अब स्पेसर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो मीटर डोज इनहेलर है ये अटैच हो जाता है, और जो आगे का हिस्सा है उसको आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, और ये जो है ये हिस्से से आप ब्रीथ कर सकते हैं। अब इसमें वो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दबाने के बाद आप आराम से उसको इनहेल कर सकते हैं। इनहेल करने का तरीका वही है, इसको दांतों से दबाना है, होठों से सील बनाना है। ये दबाने के बाद डीप इनहेल करके थोड़ी देर सांस रोकना है 10 सेकंड के लिए, और फिर नाक से वापस छोड़ना है। अब इन्होंने इसमें एक वॉल भी दे दिया है। अब ये वॉल का काम क्या है कि जो आप एयर खींच रहे हो वो इधर से ही आएगी। जब आप एक्सेल करोगे और गलती से मुंह से एक्सेल कर दिया तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें जैसा आप करेंगे कि फिर से तरीका वही है, और इनहेल आपको मुंह से करना है। आपको नाक से इनहेल करोगे, जैसे ये मुंह में लगा लिया आपने, ये दबा दिया, और इनहेल आप नाक से कर रहे हो तो ये मेडिसिन तो अंदर ही रह जाएगा। तो मुंह से इनहेल करना है और नाक से बाहर छोड़ना है। अब कभी कभी किसी किसी बच्चे को, जैसे आप बोल नहीं सकते, छोटा बच्चा है, उसको आपने कितना भी समझाया कि बेटा आपको नाक से नहीं मुंह से सांस लेना है, तो वो नहीं ले पाता। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम उसको मास्क लगा देते हैं। अब ये मास्क रहेगा, इसमें यहाँ से इनहेलर रहेगा, और ये सिस्टम अपना क्लोज हो गया अभी। तो इसमें कोई चांस नहीं है। इसमें जब आप इसको यूज़ करोगे और जब इसमें से ब्रीथ करोगे, जो वॉल है उसके कारण यहाँ की हवा तो अंदर आएगी, लेकिन जो आप एक्सेल करोगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें फिर कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इसके साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे के नाक पे लगा लो, बच्चा 1 मिनट के लिए उसमें सांस लेता रहेगा, और फिर बाद में आप उसको हटा दो। तो इसको यूज़ करने के लिए अगेन इसको हिलाना है, इसके अंदर लगाना है, बच्चे के नाक पे, मुंह पे पूरा अच्छे से कवर कर देना है, और जितना डोज आपको 1 पंप 2 पंप बताया है उतना दे के थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना है। इसका फ़ायदा क्या है कि कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, कोई अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी है तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको नॉर्मल सांस ही लेना है। तो इसके अंदर का मेडिसिन देखिए, अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से बाहर आता है। तो ये बाहर आने के बाद में हमको पता चलता है कि इसके अंदर का मेडिसिन इसके अंदर आया है, इसमें से फिर पेशेंट अपना ले सकता है। तो ये इसको हम स्पेसर बोलते हैं। तो स्पेसर विथ मास्क ये आइडियल कंडीशन होगी। उसमें फिर अगर कोई पेशेंट डिस्ट्रेस में भी है, एक्यूट अस्थमा में भी है, तो आप इससे उसको पंप दे सकते हैं, जो एमडीआई है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको क्लीन करने का भी तरीका है, वो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे भी मेडिसिन का इफेक्ट कम होता है। तो इसको आपको डिसेंबल करना है और इसको अच्छे से पानी से धोना है, चाहे तो साबुन का पानी, साबुन से धो सकते हैं। अच्छे से बहते हुए पानी में धोने के बाद इसको उल्टा रख देना है। अब इसको कपड़े से साफ नहीं करना अंदर से। बहुत से लोग उसको कपड़े से साफ करने की कोशिश करते हैं। कपड़े से क्यों साफ नहीं करना? क्योंकि अपने बचपन में वो खेला होगा कि जो प्लास्टिक की स्केल होती थी उसको बालों में रब करो और फिर उसमें फिर वो कागज के टुकड़े चिपकते थे। बस वैसे ही अगर आप इसको कपड़े से रगड़ोगे तो इसके ऊपर वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और जब नेक्स्ट टाइम आप मेडिसिन उसमें डालोगे तो वो इसमें चिपक जाएगी, और चिपक जाने के कारण जितना डोज पेशेंट को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। अब बहुत सी कंपनियां बोलती है कि इसको उन्होंने जीरो स्टैटिस्टिकल इलेक्ट्रिसिटी वाला बनाया, जीरो स्टैट नाम दे दिया इसका, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ने वाला है। इसलिए इसको धोने के बाद कपड़े से नहीं पोंछना है, इसको आपको खोल के उल्टा करके ऐसे जैसा बर्तन करके रख देते वैसा छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर से ही हो जाए। ये ड्राई होना चाहिए, गीला वाला यूज़ नहीं करना है। अगर आप ये रोटाहेलर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी इसको अच्छे से ड्राई होने के बाद ही यूज़ करना है। और हर बार जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको
गार्गल करना है ताकि जो भी मेडिसिन टंग पे डिपॉजिट हुआ है वो निकल जाए और पेशेंट को ओरल कैंडिडियासिस ना हो। अब जो जीना गाइडलाइंस हमने समझे थे, उन्होंने बोला है कि जो आप ये डोज ले रहे हैं, मेंटेनेंस डोज ले रहे हैं, उसमें आपको गुल्ला करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन इन बिटवीन जो एक्स्ट्रा डोजेस आप ले रहे हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाले, उसमें आपको गार्गल करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ इस तरीके से हमको इसको समझना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेबुलाइजर कैसे यूज़ करना है। अब ये नेबुलाइजर जो है, यहाँ पे आप देखोगे एक कनेक्शन के लिए जगह दी गई है, इसमें से कॉम्प्रेस्ड एयर आती है। ये जो कॉम्प्रेसर है इसके अंदर से एक कॉम्प्रेस्ड एयर आती है जो कि हम ये पाइप के थ्रू नेबुलाइजर में पास करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जो प्लग है वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में जाएगा और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच दिया होता है जिससे आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं, इसको शुरू करते हैं, तो ये जो एयर ये कंप्रेसर जनरेट कर रहा है वो इस पाइप के थ्रू आके आप ये जो चेम्बर है जिसके अंदर आप मेडिसिन डालने वाले हैं इसके अंदर जाता है और यहाँ से एक सिस्टम से यहाँ पे छोटे छोटे छेद रहते हैं जिससे इसका मिस्ट बनता है। मिस्ट मतलब जो पानी की जो बूंद है वो हवा में छोटे छोटे कण बन के मिक्स हो जाती है, उसको मिस्ट कहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं कि सर ये इसका टेम्परेचर आपने एडजस्ट किया क्या, बच्चा जल तो नहीं जाएगा। तो ये टेम्परेचर वाला काम ही नहीं है, ये भाप नहीं है, ये मिस्ट है ना। तो इसके अंदर आपको दवाई डालनी होती है। तो दवाई डालने के लिए जैसे ये एक रेस्प्यूल है, इसको आपने ओपन कर लिया और इसका कंटेंट जो भी डोज आपको देना है उसके हिसाब से ऐड किया। बहुत बार हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन भी ऐड करते हैं। ये बहुत बार लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन की जगह डिस्टिल वाटर डालते हैं। डिस्टिल वाटर नहीं डालना है, डिस्टिल वाटर ब्रोंकोस्पाज्म करता है। आपको नॉर्मल सलाइन डालना है। तो नॉर्मल सलाइन जितना आपको डालना है उतना आपने इसमें डाल दिए और इसको काफ़ी दिनों तक के रखना नहीं है, इसको फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो 48 आवर्स में इसको डिस्कार्ड कर दो, नया बॉटल ओपन करो। इसके ऊपर फिर आपको इस तरीके से अप्लाई करना है और ये आपकी असेंबली तैयार होगी। अब इसको या तो आप बच्चे को इस तरीके से पहना सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर बच्चा हमारा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, तो बहुत बार हम इसको यहाँ से निकाल के डायरेक्ट बच्चे को इस तरीके से देने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बार क्लास्ट्रोफोबिक रहते हैं। उनको बहुत अगर बंद करके दिया तो वो काफ़ी इरिटेट होते हैं, जितना लेना चाहिए उतना भी नहीं लेते। तो आप उसको ऐसे पास में रख के भी दे सकते हैं। आइडियल सिचुएशन में आपको बच्चे को पूरी तरीके से ये लगा के पूरा अच्छे से करके ये स्ट्रैप को दबाना है जिससे ये अच्छा सील तैयार करे। पर बहुत से छोटे बच्चों में ये पॉसिबल नहीं होता। और जब आप इसको शुरू करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ जो मिस्ट है वो जनरेट होगा, जिससे बहुत छोटे छोटे साइज के ये जो मेडिसिन हमने इसमें डाला था इसके कण बनते हैं और वो बच्चा इनहेल कर सकता है, अडल्ट इनहेल कर सकता है। इनहेल करके जो जब चेस्ट में जाता है तो वो अपना दवा असर वहाँ पे दिखाती है। अब इसका क्या फ़ायदा है कि जैसे इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नहीं करना पड़ता। हमने बोला था रोटावेलर में ज़ोर से ताकत लगानी पड़ रही थी, जो एमडीआई पंप था उसमें आपको प्रेस करने के साथ और इनहेल करने के साथ में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ रहा था, वो इसमें नहीं करना पड़ता। अब जो एमडीआई है उसका वो बेनिफिट और वो जो लिमिटेशन है उसको कम करने के लिए हमने क्या बोला था कि स्पेसर यूज़ करो, मास्क यूज़ करो, तो उसका लिमिटेशन चला जाएगा। लेकिन रोटावेलर अगर है, ड्राई पाउडर इनहेलर है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो पेशेंट उस स्थिति में चाहिए जब एक्यूट सीवियर अस्थमा होता है, तो ऐसे कंडीशन में या तो आप एमडीआई विद स्पेसर विद मास्क यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नेबुलाइज कर सकते हैं। अब नेबुलाइजर का एक फ़ायदा ये है कि जो यहाँ पे हमने पाइप लगाया है, ये पाइप को आप यहाँ पे ना कनेक्ट करते हुए आप ऑक्सीजन के जो फ्लो मीटर है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ऑक्सीजन से भी पेशेंट को नेबुलाइज कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर को बाईपास करना पड़ेगा, तभी फ्यूम्स आएंगे। अदरवाइज क्या होता कि जो ह्यूमिडिफायर को हम जब लगाते हैं तो उसका प्रेशर लॉस हो जाता है और जो फ्यूम्स अच्छे से आने चाहिए वो नहीं आते। तो ये इसको डायरेक्ट आपको जो फ्लो मीटर है उसको लगाना है, ह्यूमिडिफायर को नहीं कनेक्ट करना है। और वैसे भी इसके अंदर क्योंकि नॉर्मल सलाइन है तो वो वैसे ही ह्यूमिडिफाइड है, मिस्टी है, तो उसको अलग से ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कब यूज़ करना है, जब पेशेंट को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है और नेबुलाइजेशन भी देना है, अस्थमा के साथ में डिसैचुरेट हो रहा है, ऑक्सीजन देना है। बहुत से इसमें आपने देखा होगा ये इस तरीके से कनेक्ट करके यहाँ से एक ऑक्सीजन का पोर्ट छोड़ देते हैं। तो वैसा भी किया जा सकता है जिससे बच्चे को ऑक्सीजन
मिलता रहेगा। तो ये 2-3 तरीके से आप बच्चे को ऑक्सीजन दे सकते हैं। फ़ायदा है कि बच्चे को ऑक्सीजन भी मिलेगा और ये भी होगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो महंगा है ना, 2-2.5 हज़ार की मशीन है। इसके अलावा काफ़ी तामझाम है, अगर आपको ट्रैवल करना है तो इतना सारा तामझाम लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, इसको काफ़ी देर तक के लगा के रखना पड़ता है, 3 से 5 मिनट कंटिन्यूस देने के बाद में उसका इफेक्ट आता है। वही अपन ने जब MDI देखा था या रोटा LR देखा था तो एक 5 मिनट में सब चीज़ें निपट जाती है। उसमें आपको ज़्यादा समय पकड़ के नहीं रहना है, 1 मिनट में ही आपका जो डोज है वो डिलीवर हो जाएगा। इसमें आपको 3 से 5 मिनट लगेंगे। दूसरा, बच्चे इससे इरिटेट हो जाते बहुत बार और वो ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहते, कंटेमिनेशन के चांसेस रहते, इसलिए ये किट अगर प्रेफरेबली सबकी सेपरेट होनी चाहिए। एक किट दूसरे के लिए यूज़ ना करें तो बेहतर है, खास करके कोरोना जैसे पीरियड में। और कभी ज़रूरत पड़ती भी है, 2 बच्चे हैं घर में, तो भी इसको अच्छे से वॉश करके सुखा के बाद में ही यूज़ करना है और वेट इसमें इसको यूज़ नहीं करना है। इसका एडिशनल फ़ायदा ये है कि आप इससे कंटिन्यूअस जो इन्हेलेशन वाला ड्रग है उसको दे सकते हैं। जैसे कि स्टेटस अस्थमैटिकस का पेशेंट है, उसको आपने इससे अगर कंटिन्यूअस बीटा-2 अगोनिस्ट बार बार इसमें डाल के देते रहे तो वो कंटिन्यूअस अपना काम करते रहेगा। तो इस प्रकार से आप इस नेबुलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं।